युवा नेता क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। किसी दोस्त को पकड़ा देते हैं और कोई नेता जब अपने गाड़ी से उतरता है ना, उसके बगल में जाके खड़ा हो जाते हैं, सर नमस्ते, और उसको कहते हैं कि जब हम ऐसे हाथ करेंगे ना, फटाक से क्लिक कर लेना तुम उसको, और ज्यों ही वो ऐसे हाथ एक्शन देगा त्यों ही फोटो खींच लेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा, आज अमुक नेता से देश की राजनीति पर गंभीर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई ये मत करना, ये मत करना, ये याद रखना कि तुम्हारी राजनीति क्या है। इस देश में बाप जात पैसा चलता है मेरे भाई, बीजेपी, बाप जात पैसा। अगर बाप जात और पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, तुमको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे पे झूठ मूठ का आई लव यू कहने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर प्यार करते हो तो तुम्हारे दिल में प्यार हो, और वो प्यार ऐसा हो कि वो इंसान तुमको मिले ना मिले तुम ही प्यार बन जाओ, ऐसा जज्बा तुम्हारे अंदर होना पड़ेगा। और ऐसा जज्बा अगर तुम्हारे भीतर है तो मैं तुमको एक बात कह देता हूं, कोई बाप ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया है कि संघर्ष की कोख से पैदा होने वाले इंसान का रास्ता रोक दे। तुमको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो जो नेताजी के साथ तुम ऐसे फोटो खिंचा रहे हो ना, वो नेताजी अपने पीए से फोन कराएंगे कि जरा उसको बुला दो, तो तुम कहना नेताजी बाद में आते हैं, अभी हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जरा कलेक्टर को हम स्मारक पत्र देने के लिए जा रहे हैं। राजनीति का मतलब सत्य के लिए संघर्ष करना होता है, और सत्य की एक विचारधारा होती है, इस बात को याद रखना। दक्षिण, वाम और मध्य के बाद के रास्ते में मैं पढ़ने के लिए नहीं कहता हूं, उसका चुनाव आप खुद करो, लेकिन कैटेगरी में मत फंसो। लेकिन एक कैटेगरी जरूर होती है, वो कैटेगरी होता है सत्य का। उस सत्य की विचारधारा पे चलो, और इस देश ने बार बार ये साबित किया है, यह देश बुद्ध की धरती है, इसीलिए यहाँ कोई भी संघर्ष हिंसा से नहीं अहिंसा से करके उस संघर्ष को जीता जा सकता है। अगर बुद्ध ने उंगली माल को संत बना दिया अपने अहिंसा से, तो तुम भी आज के उंगली माल को रास्ते पे ला सकते हो अपने संघर्ष से। बस इस बात को याद रखना कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप तय कीजिए कि आप सत्य के साथ खड़े हैं कि सत्ता के साथ खड़े हैं। अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो आपको सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और जब आप सत्य के लिए संघर्ष करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि आपके भीतर विज्ञान की भी समझ हो, इतिहास की भी समझ हो, दर्शन की भी समझ हो, और इस देश में समाज में रहने के लिए जो व्यवहारिकता है, उस व्यवहारिकता की भी हमको समझदारी हो। लेकिन व्यवहारिकता का मतलब ये मत समझना दोस्त, एक अगर आप राजनेता होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और दूसरा आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए। अगर आपको इतिहास की समझ है तो आप यह बात बखूबी समझते हैं कि राजा आपस में लड़ते थे, जनता नहीं लड़ती थी। राजा के हार या जीत जाने से जनता का भला नहीं होता था। जनता का भला आपको मालूम है कब हुआ? आजादी के आंदोलन से, उस गर्भ से। अगर आप इस देश में सत्य की राजनीति का इतिहास ढूंढ करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में थ्योरी ऑफ इमेंसिपेशन अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट 3 तरह की धाराएं आपको देखने को मिलेगी। पहली धारा बहुजनवादी धारा है, जिसमें आप फूले का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप संभाजी महाराज का नाम, साहू जी महाराज का नाम, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम, बिरसा का नाम, तमाम सिद्धों कानों का इतिहास जो है आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं। दूसरी जो धारा है वो है समाजवादी धारा, जिसमें आप तमाम समाजवादी नेताओं के रोल को देख सकते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को नेशन बिल्डिंग में देख सकते हैं। और तीसरा है साम्यवादी धारा। अगर ये तीनों धाराएं नहीं होती उस स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ में, तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत का संविधान इस देश की सर्वस्व जनता को स्वीकार नहीं होता। और एक जनता मतलब एक वोट, मतलब जो हवाई जहाज से उड़ेगा उसका भी वोट एक, और जो पैदल चलेगा उसका भी वोट एक होगा। यह सुनिश्चित किया गया है इस देश के संविधान से। देखिए, हमारे हाथ में हो, किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो वो रोशनी का गलत विभाजन कर सकता है, वो रोशनी का गलत वितरण कर सकता है। लेकिन
अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह बात स्वीकार की गई है कि हर अंधेरे में रोशनी फैलाई जाएगी, तो उसी आधार पर भारतीय व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। और जब देश 47 में आजाद हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, 50 में जब संविधान लागू हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ जो हजारों साल का संघर्ष था, उसको एक जीत हासिल हुई, उसको एक मुकाम हासिल हुआ, और पहली बार ब्राह्मण और दलित को बराबर को वोट देने का अधिकार मिला। यह इस देश के संविधान से संभव हो पाया है। हमारी बहनें यहाँ बैठ करके शानदार भाषण दी हैं। मैं अपनी बहनों को बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, तुमको इस देश में वंश के नाम पर पेट में मार दिया जाता था, इस बात को याद रखना। तुमको पेट में मार दिया जाता था और तुमको अपने ही बाप को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं था, अपनी ही माँ की चिता पे शामिल होने का तुमको अधिकार नहीं था। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो तुमको जिंदा जला दिया जाता था, इस बात को याद रखना, क्योंकि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम विधवा हो चुकी हो। ये तमाम कानून इस देश में बदले गए और महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिले। उसके लिए सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया और महिलाओं को पढ़ाया, और जब आज महिलाएं पढ़ी हैं तो उसका नतीजा है कि वो पढ़ा भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं और मंच पे खड़ा होकर के आज भाषण दे रही हैं। इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास अगर उसमें शोषण है तो उस शोषण के खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है, और इसी देश में महिलाओं ने भी एक से एक संघर्ष किए हैं।